नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के संबंध में, जो कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बीए बीएड, बीए एलएलबी एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। तो कौन कौन निर्वाचित हुए थे देखते हैं। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। और भी देखते हैं कि और कौन हो। इसका सही आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। 1 2 3 बा 2 3 4 और सा 1 2 एवं 4 दा 1 3 एवं 4। यहाँ पर ये 0 लिखा है, ये गलती से लिख गया है। तो इसका सही आंसर है दा, यानी कि रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये तीनों छत्तीसगढ़ राज्य से ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर ने के.एम. मुंशी, बी.एन. राव एंड टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसका सही आंसर है सी, सा बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और टी.टी. कृष्णमाचारी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया है। इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद वाला वाद, रुदल शाह का वाद। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, डी दा ऑप्शन में दिया है क्या, केशवानंद भारती वाला वाद। केशवानंद भारती का वाद बेसिक स्ट्रक्चर के बाद से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में संविधान में मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला। 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। तो इसका सही आंसर है 28 महीने। 28 महीने कांग्रेस का शासन चला 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल निर्माण के उपरांत। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो इसका क्या आंसर है। संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, नवी अनुसूची में। तो इसका सही आंसर है बा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका सही आंसर है डी दा, 16 वर्ष की आयु के तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका आंसर क्या है? 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार अपनी तरफ से शिक्षा देगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म एवं संस्कृति का अधिकार। इस प्रकार से 6 अधिकार हैं और ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के कितने भाग में? संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन बंदी बनाया जा सकता, कितने माह बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो इसका सही आंसर है 3 माह के लिए। बिना मुकदमा चलाए बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत 3 माह तक के लिए एक व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस आधार पर नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, अवांछनीय आलोचना। इसका सही आंसर है अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की अनुच्छेद 19A में दी गई विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 7 वर्ष। कम से कम कोई व्यक्ति 7 वर्ष रहेगा भारत में, तभी उसको नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या है? न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार को भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष।
लोकसभा का अध्यक्ष जब भी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? मुरली मनोहर जोशी, कमलनाथ, लाल कृष्ण आडवाणी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो किसे नियुक्त किया गया था प्रोटेम स्पीकर के रूप में 16वीं लोकसभा में? कमलनाथ को। तो कमलनाथ कौन है? कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? 30वें संविधान संशोधन अधिनियम, 34वें, 35वें और 36वें। तो इसका सही आंसर है डी, यानी द 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही सिक्किम भारत का राज्य बना। ये 36वां संविधान संशोधन कब आया था? 1975 में। तो 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें एक कूट को मिलाना है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। इसका सही कूट क्या है? 1 2 3 4 बा 1 3 2 4 गा 4 3 1 2 दा 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर है बा 1 3 2 4। यानी सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य, और फिर उसके बाद हरियाणा का गठन किया गया था। फिर उसके बाद 1962 के करीब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। फिर 1975 में सिक्किम का गठन किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि आज के अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? तो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। तो इसका सही आंसर है सा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो भारत के महान्यायवादी को भी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। तो हमें सही कूट को चुनना है, सही क्रम को चुनना है। आ 1 2 और 3, बा 2 और 3, ये 0 गलत है। सा 2 3 और 4, दा 1 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर है आ। इसका सही आंसर है आ 1 3 और 2। 1 3 और 2 यानी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी, उसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा और उसके 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होगा और लोकसभा निम्न सदन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं
लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आ केवल 1 और 2, बा केवल 1 2 3, सा केवल 1 3 और 4, दा चारों सभी। तो इसका सही आंसर है दा चारों। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष ये चारों संसद के अधिकारियों में शामिल हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 4, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो 1, यह भंग नहीं की जा सकती। 3, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 1 और 3 सही हैं और 2 और 4 गलत हैं, क्योंकि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है दा नियुक्त होता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होता है। संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? 1, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संस्थानों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आ केवल 1, बा केवल 2 और 3, दा 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तीनों। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य तीनों हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कि उपर्युक्त कथनों में से दोनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, क्योंकि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजनागत व्यय के अधीन आते हैं? रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन और उपदान। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3 और 4, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा सा। 1, 2, 3 और 4, इसके चारों सही हैं। पहला रक्षा व्यय भी सही है, दूसरा ब्याज अदायगी, और तीसरा वेतन एवं पेंशन, और चौथा उपदान। ये चारों गैर योजनागत व्यय के अधीन आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आ, भारत के राष्ट्रपति, ब, संसद, सा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, दा, विधि आयोग। तो इसका सही आंसर है ब, संसद। संसद के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 न्यायाधीश हैं, मतलब 31 न्यायाधीश हैं, और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 124। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। 1909 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति को। कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश यदि अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह किसको त्यागपत्र देगा? तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। और यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वह किसको त्यागपत्र देगा? तो वह उपराष्ट्रपति को, यानी वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देगा। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो वह किसको इस्तीफा देगा? तो वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।